बच्चे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने बताया बड़ा डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना होगा मेरे लिए, ठीक है। हालांकि मैं तो एक्सप्लेन कर दूँ, आप लोग घुमा जाने कितना समझ पाओगे। तो ओके, तो अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका होता क्या है, जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं हर किसी के लिए यूनिक होते हैं, और आपको पता है वो अटेंडेंस वाला भी जो काम करता है अंगूठा लगाने वाला, ठीक है, वो इस बेसिस पे ही काम करता है कि मेरी अटेंडेंस कोई और नहीं लगा पाएगा। क्या मैं बोल दूँ मैं मेरी अटेंडेंस लगा देना, ऑब्वियसली नहीं लगा सकते, बिकॉज फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक टू पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे ही हमारा डीएनए भी यूनिक होता है, ऐसे ही हमारा डीएनए भी यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक होता है। अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा था कि 99.9% ऑफ द डीएनए जो होता है वो हम सबका सेम होता है, तो यूनिक कैसे हुआ? हाउ मेनी बेस पेयर्स डू वी हैव? 3 Yes. 3 into 10 raised to by 9 base pairs, 3.3 into 10 raised to by 9 base pairs। तो अच्छा एक बात बताओ, 99.9% डीएनए जो होता है ये सेम है Yes. इन ऑल ह्यूमंस? क्या समझे? समझ गए, ठीक है। दैट मींस डिफरेंस लाइज ओनली इन 0.1%। Yes. ठीक है। अब मान लो कल को अगर आप लोगों से मेरी एक डील हो, ठीक है, कि आप लोग अपनी सैलरी का 0.1% मुझे दे देना, ठीक है। तो मान लो अगर आपकी सैलरी होती है 100 रुपये, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 1 पैसा। 100 रुपये में आपको कितना देना पड़ेगा मुझे? 1 पैसा। 1 पैसा। Will you give it? हाँ ठीक है, ओके फाइन, 1 पैसे भी क्या ही जा रहा है। आप बोलोगे दी 100 दिन का 1 रुपया रख लो जाओ खुश रहो ऐश करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं 1000 का, तो 1 रुपये हो गए, वो भी दे दोगे? अगर आपकी 1000 रुपये भी सैलरी है, मान लो पॉकेट मनी 1000 रुपये, इफ आई विल से, ठीक है, मेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा 1 रुपये में प्लीज, ठीक है। 1000 रुपए में आ आपने जाएगा। पॉकेट मनी कहा ना 1000 रुपए। ओ माय गॉड, अच्छा इतनी नहीं है क्या? ओ सॉरी, पॉकेट मनी दो। अरे still you want to donate, that's nice, ठीक है। अगर आपका 10,000 रुपए पॉकेट मनी हो तो, और मैं आपसे 10 रुपए मांगू, दे दे। 10,000 रुपए पॉकेट मनी हो और मैंने कितने मांगे? आपके लिए वेरी मच, चाहे आगे। वेरी मच। 1 लाख है, मैंने आपसे 100 रुपए मांगे, सैलरी तो दो पहले 1 लाख रुपए, उसके बाद देखिए 100 रुपए, हालांकि आप दे दोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 10 लाख रुपए में 1000 रुपए आराम से दे दोगे? 1000 रुपए दे दोगे? 10 लाख है। 10 लाख है तो शिवम एम्फसाइज कर रहा है, देखो शिवम ने इस टाइम पर एम्फसाइज करा, पहले सैलरी 10 लाख कराना, तब आना 1000 रुपए मांगने के लिए, यस। ठीक है। यहाँ पे उसने आई लाइक इट अगर आपकी 1 करोड़ भी सैलरी हो तो आप 10,000 रुपए मंथ से किसी को डोनेट कर दोगे? अरे आराम से ले लो। 10,000 दे दूंगा। अच्छा रीजन हो तो हाँ। अब देखो, अब एक्चुअली शिवम बिल्कुल वैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है जैसे मैं चाह रही हूँ, ठीक है, क्या? क्योंकि ही इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, क्योंकि इसको मालूम है चाहे आपकी सैलरी कितनी मर्जी भी हो, आप किसी को 10,000 रुपए डोनेट ऐसे नहीं कर दोगे। डोनेट मत कर रहे। तो आप वापस ले नहीं सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न, आई विल नॉट रिटर्न, आप ही गायब हो जाओगे। हाँ ठीक है, एंड आई विल कम अगेन जब मुझे दोबारा लेना होगा, ठीक है। तो आप 10,000 रुपए दे दोगे? ऑब्वियसली नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया अमाउंट, थोड़ा बड़ा हो गया। अब चाहे आपकी सैलरी 10 करोड़ भी करी जाए, 1 लाख रुपए देना किसी को, ऑब्वियसली इतना अच्छा रीजन नहीं, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब नंबर छोटा होता है तो उसका 0.1% काफी छोटा होता है। अब देखो, आप बेशक से अब 100 और 1 पैसे का जो रिलेशन था वही तो रिलेशन आपके 1 करोड़ और का भी है, 0.1%। बट यस, एज योर स्टार्टिंग नंबर इज इंक्रीजिंग तो आपका बेस नंबर भी बड़ा हो जाता है। अब ये तो 10 रेज़ टू पावर कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो डीएनए है वो तो 10 रेज़ टू पावर 9 में है। तो यानी कि जो हमारे यूनिक सीक्वेंसेस है, दैट्स 0.1% सीक्वेंसेस, ये भी बहुत ज्यादा है ना, ये भी बहुत ज्यादा है। हम परसेंट की बात कर रहे हैं ना, परसेंट का मतलब ही क्या होता है? पर 100, परसेंट का मतलब ही क्या होता है? पर 100, तो इतने सीक्वेंसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखा था कि इतना तो तय है कि हम सब में डिफरेंसेस हैं, हम सब में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब
डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। समझ में? अब जैसे मान लो अगर आप लोग 4 भाई बहन और 4 में से एक शरारती है और घर में गलती हो गई तो मम्मी पापा किसको पकड़ेंगे सबसे पहले? ऑब्वियसली आते के साथ ही सबसे पहले शिवा कहाँ है, आइयो है ना, और आते के साथ ही पूछे के बाद में पहले एक लगा देंगे, राइट, ठीक है। तो उन्हें पता है हॉटस्पॉट ये है, इनसे अगर इसने गलती नहीं करी होगी तब बाकियों से पूछूंगी, और वो मुझे प्रूव हो जाएगा कि इसने नहीं करी है तब बाकियों से पूछूंगी, यस ठीक है। अब शरीफ बच्चे से तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यस तो अब आपको इतना पता है कि आपका जीनोम क्या है, आप लोग जानते हो, टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ अ टोटल हैप्लोइड सेल। इसमें से जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं ना बच्चे, आपके प्रोटीन कोडिंग जीन्स जो होते हैं आपके, इनमें वेरिएशन बहुत कम होता है, इनमें वेरिएशन बहुत कम होता है, तो ये बहुत कंजर्व्ड होते हैं, कंजर्व्ड। Whereas हमारे पास बच्चे जीनोम में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिपीट्स, क्या होते हैं, रिपीट्स होते हैं, और जो आपके रिपीट्स होते हैं बच्चे ये हाईली वेरिएबल होते हैं, हाईली ये इतने वेरिएबल होते हैं कि अगर आपके सिबलिंग्स भी हैं तो उसमें भी वेरिएशन होता है, ठीक है। इसको क्या, और जो वेरिएशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब एक बात याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट मींस वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉली मतलब वेरिएबल, मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी अलग अलग रूप, पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिक मतलब वेरिएशन एग्जिस्ट करता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म कौन है, रिपीट्स या प्रोटीन कोडिंग? रिपीट्स आपके बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिक होते हैं। क्यों पॉलीमॉर्फिक होते हैं रिपीट्स बच्चे? डीएनए पॉलीमरेज खुद कंफ्यूज हो जाता है कि कितने रिपीट्स बनाने हैं, बताया था मैंने, दोबारा करो एक्सप्लेन कर दो, छोटे ब्रीफ में दोबारा कर दो, ओके। जैसे मान लो आप पॉलीमॉर्फिज्म तो समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। मान लो आपका एक इंडिविजुअल 1 है और एक 2 है, एक 3 है। इसके पास ये कुछ सीक्वेंस है जो कंजर्व्ड है और इसके बीच में आपके पास क्या है, रिपीट्स, TA TA TA। आप कहोगे TA से बड़ा प्यार है, जब लेते हो तब TA लेते हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ एक्चुअली, हाँ क्या टाटा ओके ओके ओके, ऐसा नहीं एक्चुअली देयर इज अ, चलो छोड़ जाओ, बताइए ये क्या था दीदी, हैं, बताइए दो। नहीं आप समझ नहीं पाओगे, आपका लेवल जानकर ही मैंने मना करा है, जान दो, छोड़ो। ये से हर्ट तो मत करो, मत बताओ। You know you are heartless people, ठीक है, ओके 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 ओके, आगे देखो इधर, ठीक है। तो TA आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है भाई। डीएनए पॉलीमरेज आपका ऐसा है कि वो पहले तो बेस पेयर जोड़ता है, उसके बाद जाके पीछे चेक करेगा सही जोड़ा या नहीं जोड़ा, और अगर नहीं जोड़ा तो दोबारा सही जोड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हाईली एक्यूरेट है, लेकिन जब रिपीट्स आते हैं ना तो आपका डीएनए पॉलीमरेज जब जोड़ने लगता है सीक्वेंसेस, अब वो जब पीछे जाता है तो सारा सेम ही है, TA तो उसे पता ही नहीं चलता 3 जोड़ने हैं या 4 या 5 या 6। तो इस इंडिविजुअल में क्या हो गया, TA थोड़े ज्यादा बना दिए मैंने, थोड़े ज्यादा बना दिए, कितने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिए। इधर कितने हैं 9, इधर कितने हैं 3। इंडिविजुअल 3 में ऐसा हो सकता है कि TA हो, यानी कि सिर्फ 5 हो, इधर 5 है, इधर 9 है, इधर 3। अब मजे की बात ये है,
मजे की बात ये है कि ये वाले सीक्वेंस में वेरिएशन नहीं होता, इस सीक्वेंस में वेरिएशन नहीं होता, यानी कि ये सीक्वेंस, हाँ क्योंकि बच्चे ये तो आपका रिपीट है नहीं ना, कौन सा सीक्वेंस रिपीट फ्लैंकिंग सीक्वेंस, मतलब रिपीट के इस साइड वाला सीक्वेंस और रिपीट के इस साइड वाला सीक्वेंस कंजर्व्ड है, क्योंकि वो रिपीट नहीं है, क्योंकि वो रिपीट नहीं है और वहां पे गलती पकड़ना आसान है, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं आता। मतलब ये सीक्वेंस इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, मतलब इसको मैं वन कंसीडर, अगर मैं इसको फर्स्ट कंसीडर करूं तो ये फर्स्ट इधर भी है, इधर भी और इधर भी है, इधर भी ये सेकंड है, इधर भी ये सेकंड है और इधर भी ये सेकंड है, यानी कि अब आप देखो जो रिपीट्स वाला रीजन होता है वो कंजर्व्ड एंड नॉन कंजर्व्ड दोनों है, सम पोर्शन इज कंजर्व्ड, सम पोर्शन इज नॉन कंजर्व्ड। अब हम करते क्या है, हम टारगेट करते हैं जो चीज कंजर्व्ड है टू फाइंड आउट की वेरिएबल क्या है। मैंने एक ऐसा आपको बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को काटता है, हमने क्या पकड़ा था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डीएनए को कट करता है, इसीलिए हम इसको आरी भी बोलते हैं, आरी सुना, आरी कट करने वाला आरी, तो ये आरी है, ये क्या है, आरी है, ये डीएनए को कट करता है। हमने ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया जो एक इधर कट करता है और इधर कट करता है, फिर आपने लिया एक इधर कट करता है और इधर कट, फिर भाई कट काटेगा तो हर जगह सेम ही, लेकिन कटा हुआ जो फ्रेगमेंट आएगा वो तीनों इंडिविजुअल में अलग अलग होगा। इंडिविजुअल 1 में कैसा आएगा, इतना बड़ा मान लो, ठीक है, इंडिविजुअल 2 में कैसा आएगा, इंडिविजुअल 3 में कैसा आएगा, तीनों में अलग हो गए, तीनों में अलग हो गए, मतलब फ्रेगमेंट की लेंथ एक तरफ छोटी आई, एक तरफ बड़ी आई, एक तरफ छोटी आई, तो मैं इंडिविजुअल्स को क्या इस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पाती, नहीं, लेकिन क्या इस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पाऊंगी, यस, समझ में। तो अब मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पर यूज होता है। पहला आपका यूज होता है क्रिमिनल केसेस, और ये इतना ज्यादा रिलायबल होता है कि अगर आपके डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो हैं कहीं पे मैच खा गए तो डेफिनेटली आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा। इट इज हाईली रिलायबल। ज्यादा से ज्यादा आप क्या बोल पाओगे, I think there is some mixing of DNA, so please do the test again. इससे ज्यादा आप, हाँ बच्चे, ब्लड मिक्स हो जाए, जैसे मान लो 3-4 इंडिविजुअल, मान लो 10-15 लोगों पे शक था, ठीक है, और 10-15 लोगों का एक साथ सैंपल हैंडल करा जा रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि सैंपल की मिक्सिंग हो गई, 2 को 4 लेबल कर दिया। बच्चे लेबलिंग बहुत बड़ा इशू होता है, सीरियसली, whenever you are working in molecular biology, लेबलिंग बहुत बड़ा इशू होता है, तो आपकी लेबलिंग में मिक्सिंग के चांसेस होते हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो 100% आप बोल सकते हो कि I want to repeat my test again, I think there is some mistake. And in India it is completely allowed. Why? Because इंडिया में किसी को मतलब मौका दोबारा दे दिया जाता है। हाँ, अगर multiple tests are giving the same result, and you can also just say that I don't want to conduct my test here, so please conduct my test in the different lab. So you can change the lab as well, so that there will not be any biasness in handling of the sample. Okay, is this clear? ये बात आई होप समझ में आ रही है, ठीक है। तो ज़्यादा I just want to convey a message that information derived from DNA is highly reliable. ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में आपको पता है कि हम ऐसे ही किसी को पनिशमेंट नहीं देते, लेकिन डीएनए के बेसिस पे डेफिनेटली दिया जा सकता है। आप लोगों ने वो सुना होगा, कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है आपका, और नार्को टेस्ट होता है। मान लो उस वो टेस्ट आपका हुआ और आपने कुछ बोल दिया, तो क्या उसके बेसिस पे आपको पनिशमेंट मिलती है? उसके बेसिस पे आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो फिर वो टेस्ट कंडक्ट क्यों कराया जाता है? नार्को टेस्ट कराने का फिर फायदा क्या है? नार्को टेस्ट
इट्स अ काइंड ऑफ कि आपको डोज दे रखी है ड्रग्स की, सो यू आर सेमी कॉन्शियस, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू आर आंसरिंग, ठीक है। तो सेमी कॉन्शियस में हम ये मानकर चलते हैं कि आप ऑलमोस्ट आंसर्स करेक्ट दोगे, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ बोल दिया तो वो टेस्ट कभी इतना रिलायबल नहीं माना जाता, तो वो टेस्ट कंडक्ट ही क्यों कराए जाते हैं, नार्को टेस्ट होता ही क्यों है फिर? ज़्यादा टाइम देखेंगे, ज़्यादा टाइम फायदा ही नहीं है ना, अगर उसका रिजल्ट जो है वो रिलायबल ही नहीं है तो फायदा ही नहीं है। सो व्हाई आर यू कंडक्टिंग इट? क्या जब हम क्रिमिनल केसेस सॉल्व करते हैं तो क्या हम कंडक्ट कराते हैं टेस्ट? यस, ये इससे कंडक्ट कराते हैं बच्चे कि जैसे मान लो अगर आपका नार्को टेस्ट हो रहा है और उस टाइम पे अगर आपने कोई बोल दिया कि मैंने वो वेपन वहां पर छुपाया था या फिर मैंने इस वेपन से मर्डर किया है, और फिर आपकी पुलिस जो है वो वेपन को सर्च करने निकल जाती है, जिससे कि जिसका आपने बताया था कि मैंने इस वेपन से मर्डर किया है, और अगर वो वेपन मिल गया दैट इज अ रिलायबल थिंग, और उसके बेसिस पे आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो आपकी बोली हुई स्टेटमेंट्स पे नहीं मिलती है, अगर उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसी चीज मिलती है, कोई एविडेंस मिलता है, कोई वेपन मिलता है या कुछ और मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको पनिशमेंट मिल सकती है। इसीलिए नार्को टेस्ट फिर भी कंडक्ट कराया जाता है। देयर आर 2 टेस्ट, नार्को टेस्ट एंड अदर इज लाई डिटेक्टर टेस्ट, ठीक है। 2 टेस्ट होते हैं, एक में आपकी हार्ट बीट रिकॉर्ड करते हैं एंड वो चेक करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, दूसरे में आपको डोज दे करके सेमी कॉन्शियस किया जाता है और चेक किया जाता है कि आप सच ही बोल रहे हो, ठीक है। दीज आर 2 काइंड ऑफ टेस्ट। खैर डीएनए टेस्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डीएनए टेस्ट आपके हाईली रिलायबल होते हैं, उसके बेसिस पे तुरंत पनिशमेंट है जी, ठीक है। एक तो क्रिमिनल केसेस हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, दूसरा क्या होगा? पैटर्निटी टेस्टिंग, ठीक है। पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी हम करते हैं, अगर आपको शक हो रहा है whether you are adopted so you then you can again go for DNA टेस्टिंग, वो आप करवा सकते हो। ऐसे इश्यूज बच्चे हमारे घरों में नहीं होते, बड़े बड़े लोग के घरों में होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, तो वहाँ पे सब रिश्तेदार लोग आ जाते हैं, तो देयर यू कैन कंडक्ट अ पैटर्निटी इधर प्रॉपर्टी ने डिस्प्यूट वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे इधर नहीं होता है, इधर ये सब डिस्प्यूट्स नहीं होते। अब चाय का बंटवारा करते हैं तो थोड़ा आपका पैटर्निटी टेस्टिंग करवाइए, तेरे को चाय नहीं मिलेगी, तेरे को कब मिलेगी, ऐसा थोड़ा होता है। मैं छन्नी लूंगा, मैं छन्नी लूंगा। अरे तुम ले लेना, चाय मुझे दे देना, छन्नी तुम रखना अपने पास, ठीक है। ये सब आप लोगों को मैंने प्रिंसिपल समझा दिया। अब एनसीईआरटी देखिए कि क्या बोल रही है, देखो as stated in the preceding section 99.9% DNA base pairs among the human is same। अगर हम देखें तो 99.9% DNA क्या है सब में? Assuming that genome has 3 into 10 raised to power 9 base pairs, how many bases would be different? Definitely a significant amount of base pairs will be different. Is this difference in the DNA make them unique? हाँ बच्चे, हम यूनिक किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि हमारा जो 0.1% डिफरेंस है उसकी वजह से हम यूनिक हैं, ठीक है। If one wants to find out the genetic differences between 2 individual, ठीक है, sequencing of DNA is very time taking। बच्चे पूरा का पूरा DNA सीक्वेंस क्यों करना है? पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग की कॉस्ट आज भी बहुत ज्यादा है। अगर आप पूरा जीनोम सीक्वेंस कराने चाहते हो तो बहुत ज्यादा है, और हमें पता है कि पूरा जीनोम सीक्वेंस करा के फायदा नहीं, क्यों? क्योंकि 99.9% तो सेम है, तो और हमें ये भी पता है कि डिफरेंट कहाँ है, तो हम उसको ना टारगेट कर दे। आई बात समझ में? So please see, sequencing of DNA is very every time would be daunting and expensive task. Imagine trying to compare 3.3 into 10 raised to power 6 base pairs. DNA fingerprinting is a very quick way to compare DNA sequences. तो DNA fingerprinting है क्या? We can just compare two DNA sequences. ठीक है? DNA fingerprinting allows identifying references in specific region of DNA, जिसको हम क्या बोलते हैं? Repetitive DNA। तो हम किसको टारगेट करते हैं बच्चे? Repetitive DNA को करते हैं, जैसे TA कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, because in the sequence a small stretch of DNA repeats many times and these repetitive DNA sequences are separated from bulk genomic DNA
as different peaks during density gradient centrifugation. अगर आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करो तो आपको रिपीट सीक्वेंस एक अलग ही जगह पर मिल जाते हैं, तो आप उन सीक्वेंस को भी आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसीलिए क्योंकि स्मॉल पीक बना लेते हैं इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन एटी और जीसी रिच ये हो सकते हैं। अगर एटी ज्यादा है तो एटी रिच, अदरवाइज जीसी रिच। The length of the segment and number of repeats are classified into many categories. बच्चे बहुत सारे repeats आज के टाइम पर already defined है। It can be classified to microsatellite, mini satellites, etc. Micro बहुत छोटा, mini उससे थोड़ा बड़ा। These sequences normally do not code for any protein and they form a larger portion of the human genome. And these sequences show high degree of polymorphism. Polymorphic मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों होता है मैंने आप लोगों को ये भी बता दी। And form the basis of DNA fingerprinting. अब बच्चे DNA fingerprinting एक बहुत easy task इसलिए भी है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपके हाथों का DNA आपके पाँव के DNA से अलग है। आपको DNA चाहे किसी भी ऑर्गन से मिला हो, your DNA is every time you will get the same DNA. ठीक है, तो it can be obtained from blood, hair follicles, skin, bone, saliva, sperm, etc. From individual show same degree of polymorphism. ठीक है, they become very useful identification tool in forensic application. बच्चे जो criminal cases में बोल रही हूँ, those are actually known as forensic application. DNA fingerprinting is the basis for paternity testing in case of any disputes. As polymorphism in DNA sequence is the basis for genetic mapping, the human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism mean in simple terms. अब polymorphism क्या होता है बच्चे, वो हमें समझना है। So polymorphism arises due to mutation. Polymorphism क्यों arise होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। आपको बताइए कि अगर ए टी में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था, म्यूटेशन। लेकिन सिकल सेल एनीमिया वाला म्यूटेशन हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि उसने तो प्रोटीन को ही बदल दिया था, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबिन चेन ही बदल गया था, हीमोग्लोबिन चेन, ठीक है। If germ cell mutation does not cause any serious impair individual's ability to have offspring, it can transmit the mutation. एक बात याद रखना, अगर कोई ऐसी म्यूटेशन है जो मुझे अफेक्ट कर रही है, ठीक है, तो हम उसको आगे ट्रांसमिट करेंगे ही नहीं। मान लो म्यूटेशन जो हुआ हमारे अंदर वो रेस्पिरेटरी जीन में हो गया, तो क्या जो रेस्पिरेटरी जीन में आपका म्यूटेशन हुआ है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा? अरे नेक्स्ट जनरेशन में छोड़ो, आप ही मर जाओगे, और जब आप मर जाओगे तो क्या होगा? अच्छा, वो म्यूटेशन जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करता है वो आगे जनरेशन में नहीं जाएगा, जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे इफ जर्म सेल आपको पता ही है, एग एंड स्पर्म does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation, ठीक है, it can spread to the other members of the population through sexual reproduction, ठीक है। Allelic sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than ओके बच्चे, allelic polymorphism हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लो अगर एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर ATGC था और दूसरा इंडिविजुअल है जिसमें AAGC था, तो दोनों में अलग अलग है ना, ऐसे वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? allelic वेरिएशन, ठीक है। ओके, और बच्चे ये आपकी इनहेरिटेबल म्यूटेशंस होती है, बिकॉज आपको पता है डीएनए में जितने भी चेंजेस होते हैं वो डेफिनेटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं, बिकॉज यस वी आर transferring the DNA from one generation to other, ठीक है। If observed population has higher frequency, it is referred to as DNA polymorphism. The probability of such variation to be observed in non-coding sequences is higher. बच्चे एक बात याद रखना, पॉलीमॉर्फिज्म आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसको टॉलरेट करना इजी होता है, और अगर ये कोडिंग सीक्वेंस में आ जाएगा तो क्या होगा? फिर तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या हेल्थ सबको खराब करेगा। ओके,
These mutations keep on accumulating generation after generation and form the basis for variability and polymorphism. And therefore different type of polymorphism ranging from, बच्चे आपका जो वेरिएशन है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकता है. इट कैन बी SNP. SNP क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. जैसे ATGC, AAGC. सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड तो वेरी कर रहा है, बाकी सारा सेम है. ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड वेरी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या फिर SNP. बच्चे आज के टाइम पर जब हमारे पास जीनोम सीक्वेंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, इस केस में SNPs जो हैं दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पहली बात जीनोम सीक्वेंस करना आसान हो चुका है और दूसरी बात कि आप बहुत एक्यूरेटली जीनोम को सीक्वेंस कर सकते हो. मैंने आपको बताया था छोटे रीड्स के साथ भी कर सकते हो और बड़े रीड्स के साथ भी कर सकते हो. The technique DNA fingerprinting was initially developed by Alec Jeffrey. ठीक है, Alec या Alice पता नहीं, जो भी बोलोगे बोल लेना. ठीक है, Jeffrey. He used satellite DNA as a probe to show high degree of polymorphism. और बच्चे इस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? VNTR, variable number of random repeats. The technique used earlier involved in the southern blot hybridization. तो ये लोग क्या करते हैं बच्चे? southern blot hybridization. बच्चे हम करते क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, जिस भी इंडिविजुअल का आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, आप उसका जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कर लो. क्या कर लो? आइसोलेट. जीनोमिक डीएनए आइसोलेट. शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा या कहीं पर देखा होगा. करा है? नहीं. प्रैक्टिकल नहीं करा? करा है? ओके. कुछ लोगों ने डीएनए निकाला होगा. बच्चे इट इज अ सेट ऑफ, जैसे मान लो अगर आपको मैं बोलूं चाय बनाना है तो देयर इज अ सेट प्रोटोकॉल. डू लाइक दिस. ऐसे ही आपका एक प्रोटोकॉल होता है थ्रू व्हिच यू कैन आइसोलेट द जीनोमिक डीएनए. तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू द जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन. सेकेंड, आपको उसको किससे कट करना है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है. यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपने पहले क्या करा? जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करा. दूसरा क्या करा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया. फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको एगरोस जेल की फोटो दिखाई थी. हाँ. आप जब अपना पूरा का पूरा डीएनए एगरोस जेल पे डाल देते हो और जब आप उस पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो आपका डीएनए जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट हो जाता है. छोटे वाला सबसे नीचे, बड़े वाला ऊपर. आपका डीएनए सेपरेट हो गया. फिर हमारा जितना भी सेपरेटेड डीएनए बच्चे, हम उसको किस में ट्रांसफर करते हैं? इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसमें नायलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन. ठीक है, ये अलग अलग होता है. देयर इज समथिंग लाइक कि डीएनए को इस पे करते हैं और प्रोटीन को इस पे करते हैं, बट यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर योर डीएनए ऑन द ब्लॉट. और कैसे ट्रांसफर करा जाता है बच्चे? देयर इज अ मैकेनिज्म. सबसे पहले आप जेल रख देते हो, जेल के बाद फिर आप ब्लॉट रख देते हो. उसका सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट ऊपर जाता है, वो अपने साथ डीएनए को भी ऊपर लेकर चला जाता है. नाउ योर डीएनए इज ऑन द ब्लॉट. आई डोंट नो, last year I think I was doing this experiment in lab. ठीक है, so we were doing southern hybridization in our lab. और you won't believe कि मेरे को पता ही नहीं था कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होते हैं southern hybridization के लिए वो हमारे लैब में थे ही नहीं. And अरे और वो भी था क्या? It is a protocol of around 7 to 8 days, 4-5 days तो पक्का है. हम लोग थोड़ा धीरे धीरे कर रहे थे तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था. और लास्ट डे के एक्सपेरिमेंट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास था नहीं. एंड इसके लिए हमें चाहिए होता है एक्सरे फिल्म. जब हम फाइनली इसको विजुलाइज करते हैं तो उसके लिए एक्सरे फिल्म चाहिए होती है. मैं लैब में गई, मैंने कहा भाई एक्सरे फिल्म है, और एक लड़की कह रही हाँ मेरा एक्सरे हुआ था तो उसकी फिल्म है. तो भैया वो नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए एक्सरे फिल्म चाहिए. उसके बाद कुछ नहीं था. एक्चुअली मेरी लैब नॉर्थ कैंपस में थी, इसका इंस्ट्रूमेंट सारा साउथ कैंपस में था. और साउथ कैंपस में हमारे सर की वाइफ का लैब है. मेरी वाइफ साउथ खुद की लैब है. तो यहाँ पे सर की भी खुद की है. ठीक है, तो फिर उन मैम की लैब में जाकर के मेरे को ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था. उसी दिन ऑब्वियसली, और किस दिन करूँगी? उसी दिन करना पड़ा था. और हम लोग सारा का सारा सामान उठाकर सारे सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग हम लोग वहाँ पर लेकर गए थे. एंड वी हैड टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. बट हमारा 1 गो में रिजल्ट आ गया था.
खराब था लेकिन आ गया था। बड़ा ही खराब रिजल्ट आया था बट अच्छा आ गया था। ओके तो आप इसको डिटेक्ट करते हो। एंटायर प्रोसीजर तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट यस यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। यू विल आइसोलेट द जीनोमिक डीएनए, ठीक है, यू विल कट इट थ्रू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद आप क्या करते हो, separation on the agarose gel, then you will transfer it to the blot and then there is a procedure called detection, ठीक है। डिटेक्शन करते हो, जब आप डिटेक्ट करोगे बच्चे तो आप लोग एक बात याद रखना, जैसे मैंने आप लोगों को अभी तो एक एग्जांपल दिया ना, ऐसे ही जो आपके वेरिएशन होता है वो कई जगह होते हैं, तो आपके पास एक पूरी ऐसी फिल्म सी आ जाती है। तो ये आपका सस्पेक्टेड इंडिविजुअल था जो कि सी था, अब वो ए के साथ ज्यादा मैच कर रहा है या बी के साथ? बी के साथ ज्यादा मैच कर रहा है, तो बी को पकड़ लिया जाएगा, बी को पकड़ के जेल में डाल देंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? इससे ज्यादा अभी आप लोगों को तो इसमें देख लो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहला था, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेसिस हो गया आपका, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बच्चे देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, then transferring the separated DNA to synthetic membrane, जिसमें आपका नायलॉन मेम्ब्रेन भी आता है और नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन भी आता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VNTR लेबल्ड VNTR प्रोब। बच्चे हमें पूरे डीएनए में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंटायर डीएनए, कुछ प्रोब्स हम बना लेते हैं जिससे हम उसे बाइंड करा लेते हैं, एंड वी कैन नॉट एक्चुअली विजुअलाइज द डीएनए, वी कैन विजुअलाइज द प्रोब बिकॉज इट इज लेबल्ड, probe is labeled so we can visualize it, ठीक है। and then detection of hybridization DNA by autoradiography। अब बच्चे जो autoradiography वाली टेक्निक होती है, it is done on your X-ray film, ठीक है। ये हो गया आपका a schematic representation of DNA fingerprinting is shown in 5.16। VNTR belongs to a class of satellite DNA known as mini satellite and small DNA sequences arranged randomly in many copy number। बच्चे इनके नंबर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक में 3 है, एक में 9 है, एक में 5 है। दिस इज नॉट द नंबर, इट कैन बी लाइक एक में आपके 100 है, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ 100 स्पेस हियर, ठीक है। तो 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, बट यस there will be enough differences that can be detected through DNA fingerprinting। ये बात बच्चे समझ में आई है नहीं? आगे समझ में, इसका अभी इतना कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक चैप्टर और करेंगे जो आपका आई थिंक वो वाला है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं, उसमें आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर हुआ, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज इनफ। 10 मिनट पहले छोड़ दिया।